नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी की खास पेशकश में। और आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसे आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसे दिखाने से पहले आपको मैं ज़रूर इसके बारे में बता देता हूँ आखिर है क्या। तो आइए आपको बताते हैं। एक है कोविड का एक न्यू वेरिएंट जो शुरू हो चुका है, जिसे KP.2, जिसे फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो लक्षण हैं वो आप देखेंगे: नाक बंद होना, बहना, सर दर्द, सांस लेने में परेशानी, थकान महसूस होना। और एक ये ऐसा वायरस है KP.2 जिसकी इम्यूनिटी से बचने में माहिर है ये। और इसके अंदर जो यानी वैक्सीन भी जो लोग हैं उनको भी ये संक्रमित कर सकता है। और इसी सब पे बात करने के लिए मेरे साथ खुद आज बड़े जो ये देश के जो सबसे बड़े जो एक तरीके से डॉक्टर्स हैं वो मौजूद है मेरे पास। सबसे पहले डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, जो डीन है बायो साइंस अशोका यूनिवर्सिटी में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर समीर भाटी, जो डायरेक्टर है स्टार इमेजिन पाथ लैब के, वो हमारे साथ हैं। और साथ ही साथ में हमारे साथ प्रोफेसर सुनीला गर्ग हैं, जो MD हैं और साथ ही साथ में लैंसेट कमेटी की मेंबर भी रह चुकी हैं। और वो साथ में है ही, और WHO और ICMR में भी एडवाइजर हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे डॉक्टर अनुराग अग्रवाल सर आपसे ही। सर, सबसे क्या है ये पूरा सा KP.2, जिसे फ्लड भी कहा जाता है और जिससे आजकल लोग डर भी रहे हैं? ये सब जो सार्स कोवी 2 का जो ओमिक्रॉन आगे बढ़ा, जी। उसके कई कई लिनिएज निकले। उसमें से एक JN.1 था, जो कि अभी अभी एक वेव आई थी। आपने दिसंबर जनवरी में सूरज में अगर देखा हो तो जी। काफी बड़ी थी। राइट उसी सर। JN.1 में थोड़े और म्यूटेशन आ गए। एक पोजीशन 4, 5, 6 पे F का L हो गया और एक 3, 4, 6 पे R का T हो गया। तो लोगों ने FL और RT को जोड़ के फ्लर्ट बना दिया। थोड़ा सा कैची नाम है, लोगों को याद हो जाता है। राइट। लेकिन बेसिकली ये JN.1 जैसा ही है। थोड़ा सा इम्यून एस्केप करने में, मतलब जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई थी उसको एस्केप होने में माहिर है, तो इसलिए फिर से दोबारा फैल रहा है। हाँ। लेकिन वैसे कुछ खास नहीं बदला है, सब जैसा राइट। पहले था वैसा ही हाँ। चल रहा है। तो इससे कोई डरने की बात है सर? इससे कुछ जो लोग अभी जैसे ज्यादातर जो आ रहा है कि नया नाम कोविड का आ गया, फ्लैट टाइप का KP.2, तो क्या कुछ डरने का कुछ इससे है? उतना ही है जितना पहले था, पिछले सालों से जो चलता आ रहा है। क्योंकि KP.2 अमेरिका में फैला तो थोड़ा नाम ज्यादा हो गया। हम्म। JN.1 अगर आप देखेंगे पुणे का डेटा, बेंगलोर का डेटा, तो राइट। अच्छा खासा स्पाइक आया था नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। हम्म। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है। बिल्कुल। ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत खराब है, वो हम्म। हमेशा उनको हाई रिस्क रहता है। हम्म। और आजकल ये जो हार्ट अटैक्स वगैरह बढ़ते हैं, कई बार लोगों का ये सोचना है, मेरा भी यही है, कि ये बार बार जो इन्फेक्शन हो रहे हैं सार्स कोवी 2 के, इसकी वजह से इस तरह के कॉम्प्लिकेशन बढ़ रहे हैं। लेकिन जो एक्यूट इमरजेंसी होती है निमोनिया की, ऑक्सीजन की, ऐसा कुछ हम्म। नहीं है। बिल्कुल। वहीं प्रोफेसर सुनील गर्ग जी, आप मैं खुद एडवाइजर भी है WHO ICMR में, चेयर प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी मेंबर भी हैं आप NIFW में। मैम, क्या देख रही हैं आप कि जो ये लक्षण है ये, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में हमने देखा अराउंड 90 से ज्यादा इसको केस आ चुके हैं इस चीज के। तो क्या आपकी नजर में है कि क्या और भी इंडिया के स्टेट्स में, क्योंकि इस वक्त में कोविड की जांच ही नहीं की जा रही है, जो जिस तरीके से केसेस पता, तो किस तरीके से लोगों को ये पता चले कि हाँ ये वही KP.2 है, या कैसे इसको और बचा, और क्या इसके लक्षण है? जो ऐसा तो मैंने कुछ दिखाया था, और मेन लक्षण क्या है? देखिए, बेसिकली हमें ये ख्याल रखना है कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग जो हम करते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे, वो हमारी होती रहनी चाहिए। क्योंकि पहले हमारे केसेस USA में आए, फिर यूरोप में आए, फिर कोरिया में आए, इस तरीके से हमारे केसेस आते चले गए। तो जैसे कि आपने उनके लक्षण बताए थे कि उनको गले में खराश होना या खांसी आना या फिर नाउजिया, कंजेशन, गले में निगलने में परेशानी होना, तो ये हमारे जो वेरिएंट्स हैं जिनको कि फ्लर्ट वेरिएंट, जैसे कि डॉक्टर अनुराग ने भी अभी बताया करके, KP.2 और KP.1.1, बेसिकली ये हमारे JN.1 के ही डिसेंडेंट्स है, JN.1 के। तो प्राइमरीली ज्यादा मात्रा में हमने KP.2 को देखा है और उससे कम मात्रा में KP.1.1 को देखा है। परंतु ये हमें जरूर जान लेना चाहिए कि रेगुलरली हमें जो है जीनोमिक सीक्वेंसिंग पे ध्यान देना है। परंतु ये भी हम हमेशा से कहते हैं कि कोविड हमारी लाइफ से भी गया नहीं है। क्योंकि बिल्कुल। अभी मैं एक्सपर्ट कमेटी की एक मीटिंग में गई थी, तो वहां पे वो चर्चा हो रही थी कि शायद USA में पार्ट ऑफ रूटीन ईयरली इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए, जिसपे कि हमें वैक्सीन को टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ सकता है करके। और राइट। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे कुछ वेरिएंट्स, जैसे हम KP.2 की बात करें या KP.1.1 की, ये इम्यून एस्केप को ज्यादा वो करता है। यानी कि ये जो हमारी वैक्सीन की इम्यूनिटी है या पुरानी इन्फेक्शन भी हुई है,
उसके होने के बावजूद भी KP.2 हर एक को असर कर सकता है। तो जितने राइट। भी हमारे लोग बुजुर्ग हैं या कोमॉर्बिडिटी से सफर कर रहे हैं, उनको प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। और यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगी कि जिसका हम R0 की बात करते थे, इसका R0 एज कम्पेयर टू ओमिक्रॉन 1.22 है, यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ केसेस को असर करता है। अगर वो राइट। एक को करेगा तो इस तरह से, या वो 10 को करेगा तो 12 को करेगा, तो ये हमारे को जिस तरह से केसेस इस तरह से हमारे बढ़ते चले जाएंगे। वही डॉक्टर समीर भाटी, आप डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिन पाथ लैब के, कितना, क्योंकि आप आपके पास लोग आते हैं टेस्ट करवाने, सारी चीज आपका पूरी हर चीज की फैसिलिटी, तो किस तरीके से आप केसेस देख रहे हैं, ज्यादा किस चीज के लोगों के पास शिकायतें भी ज्यादातर आ रही हैं इन दिनों में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक तो इसमें हमें ये समझना जरूरी है कि हम लक्षणों के जरिए कोई बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमन भी जैसे आपका वायरस फीवर है या अभी जैसा देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये ओमिक्रॉन की ही वंशावली चलती हुई आ रही है ना, उसी का एक ट्री। तो ओमिक्रॉन को आए हुए भी लगभग आप ये मान के चलिए कि 2022 जनवरी में आया था ओमिक्रॉन, उसको आए हुए भी लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं, और उसके बाद उसके वेरिएंट में बहुत अलग अलग तरह से बदलाव आए हैं। ओमिक्रॉन का शुरू से हमें पता है कि उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी काफी ज्यादा है, संक्रामक वो काफी ज्यादा रहा है, बट हाँ ये भी देखा गया है साथ के साथ कि उसमें हमें कोई घातकता मतलब वो नहीं देखी गई। हाँ, इम्यून एस्केप उसके जितने भी तरह के सब लीनिएजेस आ रहे थे, सबके अंदर ये देखा गया था कि अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है तो भी आपको हो सकता है, आपकी हाइब्रिड इम्यूनिटी बनी हुई है, मतलब पहले आपको इन्फेक्शन हो सकता है तो भी री इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये सब चीजें, इस तरह के ट्रेट्स उसमें शुरू से देखे गए हैं। पर हाँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे अभी बात की भी गई है कि खास तौर पे जिनकी पहले से इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है उनको ध्यान इसमें विशेष तौर पे रखने की जरूरत है। और दूसरा, अभी जैसा हम देख भी रहे हैं, ओमिक्रॉन के जितने भी सब लीनिएजेस आ रहे हैं, सब वेरिएंट आ रहे हैं, उन सब में जीआई सिम्टम्स भी ज्यादातर देखे गए हैं कि अगर आपको डायरिया है, नोशिया है, वॉमिटिंग वगैरह इस तरह के हैं, तो वो भी आपका कोविड इन्फेक्शन हो सकता है। और इसका अगर पैटर्न देखें तो ज्यादातर ऐसा ही देखा गया है, जितना हम पहले से देख रहे हैं कि पहले महाराष्ट्र, केरला में बढ़ते हैं केसेस, फिर धीरे धीरे बाकी और मेट्रोपॉलिटन केसेस में। पर हाँ, ये जरूर है कि हम टेस्टिंग सर्विलेंस ज्यादा बढ़ाते हैं तो नंबर्स ज्यादा आ जाते हैं, पर यहाँ बार बार हमें इसी चीज पे ध्यान रखना जरूरी है कि बीमारी की गंभीरता, सीवियरिटी तो नहीं बढ़ रही, हमारा हॉस्पिटलाइजेशन, तो इस पर नजर बनाए रखना जरूरी है। बिल्कुल। वही डॉक्टर अनुराग, मुझे एक चीज इसमें अभी जब हम पढ़ रहा था और हम जिस तरह ग्राफिक में दिखाया कि ये वैक्सीन को जो हमने लगाई हुई है, जो 2 डोज, उसको भी मतलब ये पार करके मतलब उसको नहीं वो करने देती है, यानी क्या बूस्टर डोज लगाने की जरूरत कुछ है? देखिए, जो वैक्सीन हमारी लगी हुई हैं, ये जिसको हम एंसेस्ट्रल, जो शुरू का जो स्ट्रेन था SARS-CoV-2 का, वो था। ओमिक्रॉन को भी पूरी तरह से वो रोक नहीं पाती थी, और ये तो ओमिक्रॉन और बदल चुका है। और मेरा तो अपना ये मानना है कि हिंदुस्तान में हर आदमी को अब तक ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन कम से कम एक बार तो हो ही चुका है, और उसकी जो इम्यूनिटी है वो भी एविड हो रही है। अगर आपको इन्फेक्शन रोकना है, मतलब सच में पूरी तरह रोकना है, तो कोई तरीका ही नहीं है सिवाय इसके कि वैक्सीन को अपडेट किया जाए। पुराने वैक्सीन का नया डोज लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, वैक्सीन अपडेट करनी चाहिए। लेकिन इंडिया के लिए पब्लिक हेल्थ रिस्क इतना कम है कि लार्ज स्केल पे नए वैक्सीन लगवाने का पॉइंट नहीं है, और शायद जिन लोगों की सीवियर इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो, उनके सिवा मेरे ख्याल से जनरल पब्लिक हेल्थ स्केल पे अब कोई पॉइंट नहीं है एक और मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव का। लेकिन अगर हमें वैक्सीन बनानी है तो हमें अपडेट करनी जरूरी होगी, पुरानी वाली को दोबारा लगाने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। तो सुनीला मैम, क्या ऐसी वैक्सीन कौन सी लगवाई जाए इसके अंदर? क्योंकि अभी जिस तरीके से एक रिपोर्ट्स भी आई थी वैक्सीन पे, लोगों को इस तरीके से दिखाया गया कि बहुत ही उनको शक सा हुआ, तो इस वक्त क्या ऐसा सोचा जाए, क्या ऐसी मेडिसिन ली जाए जिस तरीके से लोगों के लिए एक चिंता का विषय दूर हो? देखिए, बेसिकली जैसा कि अभी डॉक्टर अनुराग ने बताया, प्राइमरली वैक्सीन को अपडेट करने की जरूरत है, परंतु ये भी मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो वैक्सीन हमारे जो कंपनीज अपडेट भी कर रही हैं, परंतु उतनी देर में हमारा वायरस जो है अपना रूप बदल लेता है, कैरेक्टर बदल लेता है। सो प्राइमरली हमारे जो 3 वो थे मुद्दे, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हैंड हाइजीन रखना, मास्क पहनना, पर्टिकुलरली मैंने जैसे कि बताया जो कोमॉर्बिड लोग हैं या बुजुर्ग लोग हैं या भीड़ को अवॉइड करना, ये इंपॉर्टेंट विषय बन जाता है। और ये कोविड के हमारे मूल मंत्र भी है। किसी भी हम इन्फेक्शन की बात करें, इन्फ्लुएंजा के लिए भी एप्लीकेबल है करके, क्योंकि आप इन्फ्लुएंजा का अगर स्ट्रेन देखें तो हर साल WHO एक गाइडेंस देता है कि ये स्ट्रेन सर्कुलेशन है
तो इस ये वैक्सीन में ये डाला जाए। तो परंतु ऐसा कोविड के लिए नहीं है, परंतु डेफिनेटली रिसर्च एक्चुअली इसमें हो रही है करके वायरस का कैरेक्टर हमें जरूर वॉच करना पड़ेगा और जीनोमिक सीक्वेंसिंग को रेगुलरली करना पड़ेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट। अनुराग से इसमें मैं एक सवाल आपसे और भी पूछना चाहूंगा कि जैसे ये एक और इसमें प्रोडक्शन के रूप में बताया गया कि लोग मास्क पहनना शुरू करें अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, तो क्या वो बिल्कुल बेहतर है इस वक्त के हिसाब से मास्क पहनना? देखिए, किसी भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए मास्क बड़ी यूजफुल चीज है। मैं आपसे ये कहूंगा कि मेरा अपना ख्याल तो ये है कि डॉक्टरों ने मास्क को रेगुलरली पहनना जो शुरू कर दिया है, आई एम श्योर SARS-CoV-2 ही नहीं, इन्फ्लुएंजा और ट्यूबरकुलोसिस भी थोड़े बहुत कम हो जाएंगे। द रियलिटी इज कि मास्क इज डॉक्टरों के लिए, क्राउडेड लोगों के लिए, ससेप्टेबल लोगों के लिए एक अच्छी चीज है। अगर आप कभी ईस्ट एशिया की तरफ जाएं तो आप देखेंगे नॉर्मल आदमी भी क्राउडेड एरिया में मास्क पहन के निकलता है। उनको काफी एक्सपीरियंस हो चुका है इस तरह के बर्ड फ्लूज का या इस तरह के रेस्पिरेटरी इलनेस का। तो इसमें कोई बुरी चीज नहीं है, ये तो अच्छी चीज है। बस ये है कि गर्मी में घुटन में कई बार मास्क पहनने में लोगों को मुश्किल हो जाती है, तो वो पहनते तो कन्वीनियंस। तो मैं बिल्कुल वही कहूंगा जो प्रोफेसर सुनीला गर्ग ने बोला था, जो लोग ज्यादा ससेप्टेबल हैं उनको जरूर अपनी पहली लाइन ऑफ डिफेंस यही रखनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन बदलती रहेगी, वायरस भी बदलता रहेगा, और जब तक वैक्सीन आती है कई बार वायरस ऑलरेडी बदल चुका होता है। आप देखते कि WHO ने निकाला था कि JN.1 को अपडेट किया जाए, लेकिन अमेरिका में तो KP.2 भी आ गया, तो वो लोग अभी JN.1 को रोक के KP.2 के बारे में सोच रहे हैं। तो इतनी तेजी से होता है कि या तो आपका सिस्टम बहुत ही तेज हो, जैसे कि mRNA वैक्सीन वगैरह में होता है कि फटाफट अपडेट हो, या फिर आप बिल्कुल जो डॉक्टर गर्ग ने बोला बेसिक्स पे जाइए और बेसिक्स के थ्रू रोकिए, बेसिक्स के थ्रू लोगों को बचाइए। वही डॉक्टर समीर आपसे पूछना चाहूंगा, एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, सब चीज देखते हैं, लोगों को क्या खान पीन की चीजें भी इस पे बहुत जरूरी है क्या? उसकी वजह से भी बहुत हो रहा है कि हमने ज्यादा देखा कि अभी गांव के एरियाओं में इतना ये इफेक्ट नहीं कर पाया, और जितने क्योंकि दिल्ली में जैसे या महाराष्ट्र में जो लोग ज्यादा AC में रह रहे हैं या एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, क्या उस तरीके के लोगों को भी इफेक्ट पहले कर रहा है? बिल्कुल, देखिए जो आप खान पान की बात कर रहे हैं उसके लिए तो अभी जैसे ICMR की भी डाइटरी गाइडलाइंस आई है, उसमें भी स्पेसिफिकली कि हमारी जो बहुत सारी बीमारियां हैं उनका कारण हमारा गलत खान पान ही है। डेफिनेटली वो आपकी इम्यूनिटी को, तो अगर आपका खान पान ठीक नहीं है आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करेगा। दूसरा, जैसा आपने बताया शहरों और गाँव की बात करें तो देखिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर जिस तरह से क्लोज्ड कॉम्पैक्ट एरिया में भीड़ भाड़ वाली जगहें ज्यादा होती है, तो इस वजह से वहां पर हम बात करते हैं कि आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की जरूरत है। जैसे आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, भीड़ है पूरी, तो वहां पर अगर किसी भी तरह के सिम्टम है आप भी मास्क लगाइए, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही है, चाहे कोविड है चाहे किसी भी तरह के और अन्य वायरल इन्फेक्शन है। तो आप मास्क लगाएंगे तो बाकी को भी आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं, और खुद को भी प्रोटेक्शन के लिए खास तौर पर भीड़ भाड़ की जगह के अंदर अगर आप इसको एक रेस्पिरेटरी हैबिट बना ले, मतलब ये तो एक अच्छी हैबिट है, अगर आप इसको अपनी लाइफस्टाइल में इनकलकेट कर लें। और इसके बाद जैसा हैंड हाइजीन वगैरह की बार बार हम बात करते हैं, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो खाली जिस भी तरह के नए वेरिएंट है सर्कुलेट हो रहे हैं इनसे तो बच ही सकते हैं, और भी कई तरह की जो वायरल इन्फेक्शन है उनसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और प्रॉब्लम एक्चुअली क्या होती है कि देखिए आप किसी भी तरह के इन्फेक्शन के कैरियर बन जाते हैं, और अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसे एल्डरली लोग हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, तो आप उनको वो इन्फेक्शन देते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये हैबिट को आप अपना के रखें। और जैसा अभी समर वेकेशन आने वाली है, उसके बाद ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगी, फिर कई बार बहुत ज्यादा गैदरिंग होती है कई इस तरह के ट्रैवल प्लेसेस वगैरह में, तो वहां पर भी आपको विशेष तौर पे सावधानी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल, वहीं अब आके एक सवाल मैं आप तीनों से ले लूंगा। डॉक्टर सुनीला मैम, क्या हमें एक वक्त अभी लोग हमारे जो भी दर्शक हमारे सुन रहे हैं, उन्हें क्या इस वक्त में इससे कितना क्या घबराने की जरूरत है या नहीं है, और क्या क्या प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, किस तरीके से प्रिकॉशंस होनी चाहिए उनके पास, क्या खान पीन में किया? देखिए, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, परंतु सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप देखते हैं कि कोई केस जिसको कि लंबा खांसी हो रही है, गले में सटकने में दिक्कत है, या उनको डायरिया है, किसी भी तरीके की, जैसे कि हम कोविड में लक्षण की बात करते थे, बुखार है करके, तो बेसिकली अपने आप को आइसोलेट जरूर कर लेना चाहिए ताकि फैमिली मेंबर्स बचें। और दूसरी चीज ये है कि
जहाँ पे भी हम जाए, पर्टिकुलरली हम एल्डरली तो भीड़ भाड़ वाली जगह में जाना अवॉइड करें। और दूसरी चीज मास्क का, जैसे कि अभी सभी ने ये बताया कि मास्क का एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्व है, परंतु घबराएं नहीं, अपना आप सतर्क रहें, ये बहुत जरूरी है। और सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि हम रेगुलरली जीनोमिक सीक्वेंसिंग करते रहे, क्योंकि हमने देखा कि अप्रैल में हर 6 केस में से हमारा एक केस पॉजिटिव पाया गया, और जिसमें कि KP.2 के केसेस हमारे ज्यादा थे और KP 1.1 के कम थे। और ज्यादातर उन्हीं एरियाज में केसेस की मैं देखी हूँ, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात वगैरह में, और प्लस गोवा में भी केसेस KP.2 के थे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लक्षणों पे ध्यान दें, वॉचफुल रहें, और अपने एल्डरलीज को, जो कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट धरोहर है, उनको प्रोटेक्ट करें। बिल्कुल। वही डॉक्टर अग्रवाल, आपका क्या कहना है इसमें? और एक और भी मैं इसमें आपसे ये पूछना चाहूंगा डॉक्टर अग्रवाल, कि अभी तक लोग जैसे जरा सी भी किसी को बुखार होता है तो डोलो 360 और 650 वो खा लेते हैं ज्यादा, तो क्या लोगों को मेडिसिन भी कुछ, क्योंकि लोग अपने आप ही डॉक्टर ना बने, क्या करना चाहिए और आगे? सबसे पहले तो मैं वही कहूंगा कि डॉक्टर गर्ग ने जो बोला है सतर्कता के बारे में, वही जरूरी है, कोई डर की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ज़्यादा कोमोर्बिडिटीज़ हैं, सीवियर डायबिटीज़, एल्डरली, वो ज़्यादा सतर्क रहें। रही बात डोलो की, डोलो बुखार में ले सकते हैं। SARS-CoV-2 का कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आया है जिसको हम कहेंगे कि ये ले लीजिए ठीक हो जाएगा। अल्टीमेटली जो सिम्टम्स हैं वो मैनेज होते हैं। आजकल मेन सिम्टम बुखार है और डायरिया है, सोर थ्रोट है, तो डोलो लेने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सतर्क रहें, औरों को ना इन्फेक्ट करें। और अगर आपको लग रहा है बीमार हैं तो बाहर ना निकलें। हर वेव को रोकने का अल्टीमेट तरीका यही निकलता है, यही पे। बिल्कुल। वही डॉक्टर समीर, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे ज्यादा जिसमें लोगों को टेस्ट भी जब चले जाता है और उस वक्त में भूख नहीं लग पाती है, तो क्या ऐसी चीज उन्हें खाया जाए या जिससे उनकी इम्यूनिटी भी बढ़ती रहे? क्या आपकी तरफ से क्या है? देखिए आजकल तो जैसा हम देखते हैं कॉकटेल ऑफ वायरस, कई तरह के वायरस सर्कुलेट, इवन ओमिक्रॉन के भी देखें तो कई तरह के सब लीनिएजेस अभी भी सर्कुलेट हो ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि KP.2 आ गया तो जो पहले वाले वेरिएंट है वो रिप्लेस हो गया ना, तो सभी तरह के वेरिएंट है और मिक्स्ड सिम्टम्स भी आते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी, जैसे प्रिवेंशन की तो बात की, आप अपनी इम्यूनिटी के ऊपर रेगुलर काम करते रहें, और इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जितना हो सके बाहर की चीजों से जितना आप बच सके बेहतर रहेगा। आप नींद ठीक से लीजिए, अभी जैसे गर्मियां हैं, अपना हाइड्रेशन का विशेष तौर पे ध्यान रखें, लिक्विड इनटेक, आपका पानी की मात्रा शरीर में ठीक रहनी चाहिए, व्यायाम आप रेगुलर करें। ये सब चीजें करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी ठीक इंटैक्ट रहेगी, किसी भी तरह के वेरिएंट, वायरस कुछ भी होगा तो उसका आपको बहुत ज्यादा असर नहीं होगा। तो इम्यूनिटी पे आपको रेगुलर, अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर आपको रेगुलर काम करते रहना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप सब दर्शक भी जिस तरीके से सब देख ही रहे हैं, और उसमें ये ज्यादा हमको आपको फिर से एक बार बता दें कि हम जो आज यहाँ पूरी बात करते हैं वो कोविड के एक न्यू वेरिएंट के बारे में बात करते हैं, जिसे KP.2, जिसे फ्लड भी कहा जाता है। और उसके लक्षण आपने साफ तौर पे देखेंगे कि सबसे पहले स्वाद चले जाना, बुखार, ठंड लगना, खांसी, खराश होना, साथ ही साथ में आप देखेंगे नाक बंद हो जाना, सर दर्द, सांस लेने में परेशानी, थकान, ये सारे उसके लक्षण हैं जो जो एक तरीके से देखने को मिलने में। KP.2 जो है इम्यूनिटी से बचने में माहिर है, और JN.1 वेरिएंट को भी एक तरीके से बताता है कि ये उन लोगों को भी संक्रमित कर सकता है जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है। लेकिन जिस तरीके से हमारे साथ सारे के सारे चारों पैनलिस्ट थे जिन्होंने साफ तौर पे ये बताया आपको वरिष्ठ डॉक्टरों ने कि आपको इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये इतना खतरनाक नहीं है, और जरा सा कुछ भी आपको बुखार या फीवर कुछ होता है तो आप डोलो 650 खा सकते हैं। अदरवाइज सबसे पहले ही ये प्राथमिकता है कि आप अपने जो नियर डॉक्टर है उन्हें अपना स्वास्थ्य दिखाएं, और वो उसकी फौरन आपके लिए मेडिसिन लिखेंगे, और इसमें आपको परेशान होने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। आप सभी का, यानी समीर भाटी, डॉक्टर सुनील अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आप सभी दर्शक भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे और भी लोग जागरूक हो सकें और इस KP.2 यानी फ्लड से नहीं डर सके। मुझे यानी अली अब्बास नकवी को दीजिए इजाजत, बने रहिए NDTV के साथ। थैंक यू सर।